तो हम लोग अभी तक एफोरिज्म 7 पढ़ा रहे थे, तो वो लेक्चर हमको लगा 1 घंटे का हो जाता अगर समझाते धीरे धीरे करके, इसलिए इसका सेकंड पार्ट है, वहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि हेल्थ क्या होता है, मतलब हेल्थ अच्छे से नहीं पढ़ा, बस समझा के एक हेल्थ होती है, इंडिस्पोजिशन होता है, डिजीज़ होगी जो कि एक्साइटिंग कॉज की वजह से होगी या फिर मेंटेनिंग कॉज की वजह से होगी या फिर कैसी होगी, फंडामेंटल कॉज की वजह से होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगर हेल्दी कंडीशन है, उस हेल्दी कंडीशन, अब इंडिस्पोजिशन सेकंड हमने पढ़ा, सेकंड इंडिस्पोजिशन क्या होता है, वो हेल्दी कंडीशन ही है, बस स्लाइट अल्टरेशन इन द हेल्थ है। हेल्दी कंडीशन से सिर्फ अल्टरेशन हुआ है किसी पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर अगर हम डाइट और रेजिमे ठीक करते हैं, एफोरिज्म 150 खोल के देखो, 150 में यही लिखा है, इफ ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ वन और मोर ट्रिवियल सिम्टम दैट ओनली बी ऑब्जर्व ए शॉर्ट टाइम प्रीवियसली, अगर पेशेंट का तो छोटे मोटे सिम्टम मिल रहे हैं जो कि कुछ समय पहले ही ऑब्जर्व हुए हों, उससे हम पूरी तरह से डेवलप डिजीज नहीं मानेंगे। सिर्फ डाइट और रेजिमे को ठीक करके ये इतना सफेस होगा कि वो इंडिस्पोजिशन क्या हो जाए, पेशेंट का ठीक हो जाए। 150 में यही लिखा है। तो इंडिस्पोजिशन डिजीज कंडीशन नहीं होती, जहाँ पे हल्की सी मेहनत करके पेशेंट क्या हो जाता है, डाइट और रेजिमे ठीक करके पेशेंट ठीक हो जाता है, इंडिस्पोजिशन। फिर हम डिजीज कंडीशन पे आए, अगर हमें एक्साइटिंग कॉज मिला तो वो एक्यूट डिजीज ज़्यादातर कॉज करेगा, तो हमें एक्साइटिंग कॉज को हटा देना है। मेंटेनिंग कॉज मिला जो कि स्यूडो क्रॉनिक डिजीज या फिर आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज पैदा करेगा। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज ऐसी डिजीज कंडीशन हो जो कि आर्टिफिशियल, जो हम लोग दवाएं खाते हैं उसकी वजह से हो रही है, जैसे एस इनहिबिटर खाओ अगर तो यूरिन बार बार जाना पड़ेगा, तो उससे एक डिजीज कंडीशन पैदा हो रही है। ठीक है, ये शायद थोड़ा हमने ज़्यादा वो टफ, जो भी समझो, एस इनहिबिटर हमने बोल दिया, ये एलोपैथिक फार्मेसी का है टर्म, तो उम्मीद करते हैं अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आएगा धीरे धीरे ये बात है। अगर मेंटेनिंग कॉज है, जैसे कोई अंधेरे कमरे में ही 24 घंटे रह रहा हो तो बोन की डिफॉर्मिटी होगी, मतलब बोन कमजोर होगी ही होगी, तो वो मेंटेनिंग कॉज की वजह से हो रहा है। अगर एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज हमें हटा दिया है, ये फुटनोट में लिखा था 7 के पहले फुटनोट में कि फिजिशियन को बताने वाली चीज़ें नहीं है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें हटाना है, तो मतलब नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज। अगर एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, हमें दिख नहीं रहा है, जिसे हमने ऑलरेडी हटा दिया, अब उसे रिमूव नहीं करना है, तो अब बचेगा क्या, वी कैन परसीव नथिंग ए मॉर्बिड सिम्टम, हमें सिर्फ और सिर्फ मॉर्बिड सिम्टम ही देखने को मिलेंगे। और वो किसकी वजह से होगा, ब्रैकेट में लिखा था पॉसिबिलिटी ऑफ मियाज्म, regard being had to the possibility of miasm and attention paid to the accessory circumstances। देखो ब्रैकेट में क्या लगा, एफोरिज्म 5, अगर क्रॉनिक मियाज्म है तो हमें वहां पे एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस ध्यान देने हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं। बी द सिम्टम अलोन बाय विच द डिजीज डिमांड एंड पॉइंट टू द रेमेडी सूटेड टू रिलीव इट। यही जो सिम्टम है, एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज हटाने के बाद अगर पेशेंट के अंदर भी डिजीज कंडीशन मेंटेन है तो वो जो सिम्टम होंगे, बी द सिम्टम एलोन, यही सिम्टम एलोन बाय विच द डिजीज डिमांड, जो डिजीज डिमांड कर रही है, डिजीज इसी सिम्टम को थ्रू बता रही है कि मुझे ये डिजीज है, और वही डिजीज बता रही है कि उसकी दवा क्या होगी। बी द सिम्टम एलोन बाय विच द डिजीज डिमांड एंड पॉइंट टू द रेमेडी सूटेड टू रिलीव इट। तो यही सिम्टम बताएगा कि उसे डिजीज क्या है और उसकी मेडिसिन क्या होगी। ठीक है, स्लैश एंड मोर एवर द टोटलिटी ऑफ दीज इट्स सिम्टम, जो सिम्टम की टोटलिटी है, कॉमा ऑफ दिस आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज। आउटवर्ड मतलब बाहरी, रिफ्लेक्टेड पिक्चर तो हम लोग पढ़ते नहीं थे 12th क्लास में, 9th में पढ़ना स्टार्ट करते, एक मिरर होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। तो टॉर्च की रोशनी जो रिफ्लेक्ट है बाहर आ रहा है, जो दिख रहा है हमें, हम लोग को रिफ्लेक्शन ही दिखता है, कोई कलर किस कलर का, हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो वही है कि जो आउटवर्ड बाहरी रिफ्लेक्टेड जो दिख रही है पिक्चर ऑफ किसकी, इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज, डिजीज का जो एसेंस है, तो वो क्या है, हमारा सिम्टम है। तो सिम्टम एलोन बाय विच द डिजीज डिमांड, सिम्टम के थ्रू
डिजीज डिमांड करती है और बताती है पॉइंट टू द रेमेडी सूटेड टू रिलीव इट, कौन सी दवा उसे रिलीव करेगी, फायदा करेगी। एंड मोर एवर, और बढ़कर हम कह सकते हैं टोटलिटी ऑफ दीज इट्स सिम्टम, सिर्फ और सिर्फ सिम्टम नहीं, सिम्टम से बढ़कर क्या कहना है हमें, उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम। क्योंकि अगर सारे सिम्टम लेंगे वो तो हमारा पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज है, वो तो हम छठे वर्जन में पढ़े ही थे, तो वो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज नहीं, कौन सी दवा होगी वो कौन बताएगा, हमारा टोटलिटी ऑफ सिम्टम बताएगी। वही लिखा है दैट इज ऑफ द अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स, और ये जो सिम्टम है जो बता रहा है कि उसकी दवा कौन सी है, कि ये क्या किसकी वजह से, वाइटल फोर्स का अफेक्शन है। अफेक्शन मतलब क्या, प्रभाव है, हमारे वाइटल फोर्स का क्या है, इफेक्ट है। तो डिजीज कौन हुआ, हमारा वाइटल एनर्जी, हमारा जो वाइटल प्रिंसिपल है वो डिस्टर्ब हुआ, वाइटल फोर्स के थ्रू वो दिखा रहा है, पिक्चर दिखा रहा है, सिम्टम के थ्रू बता रहा है कि मुझे ये बीमारी है, मेरी ये दवा होगी, और जो सिम्टम है उसी की हम बनाएंगे क्या, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। आगे वाइटल फोर्स कामा मस्ट बी द प्रिंसिपल, यहाँ पे देखो वर्ड ध्यान देना, प्रिंसिपल लिखा है PRINCIPAL वाला है, और जो हम लोग सेकंड एफोरिज्म पढ़ते थे उसमें देखो लास्ट में क्या लिखा था, ऑन इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल, PRINCIPLE, वो प्रिंसिपल सेकंड एफोरिज्म वाला कैसा है, वो सिद्धांत है हमारे, और ये प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है, मेन सिम्टम, इंपॉर्टेंट सिम्टम। तो वाइटल फोर्स जो सिम्टम दे रहा है, जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, मस्ट बी द प्रिंसिपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मेन है। फिर आर द सोल, और यही अकेला है, यही जो टोटलिटी ऑफ पिक्चर है वही अकेला सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे अकेला, सोल मतलब होता है अकेला, लोनली, मीन वेयर बाय द डिजीज कैन मेक नोन व्हाट रेमेडी इट रिक्वायर्ड, इसी के थ्रू मेडिसिन डिजीज बताती है उसे कौन से रेमेडी चाहिए। सर द ओनली थिंग दैट कैन डिटरमाइन द चॉइस ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी, सिर्फ यही एक चीज है जो डिटरमाइन करती है, बताती है कि चॉइस ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी है ये कौन से होनी चाहिए, उसकी चॉइस कैसे होनी चाहिए, कौन बता रहा है, हमारा सिम्टम बता रहा है, और सिम्टम प्रोड्यूस कौन कर रहा है, हमारा वाइटल प्रिंसिपल प्रोड्यूस कर रहा है। एंड दस इन ए वर्ड, अगर एक शब्दों में कहा जाए ये दुनिया भर की कहानी कि डिजीज वाइटल प्रिंसिपल है, वो एक आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड पिक्चर दे रहा है, वो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, और वही बता रहा है कि उसकी दवा क्या है, अगर इन सबको एक शब्दों में बोला जाए तो वही हम आंसर कर रहे हैं 10 इन ए वर्ड, अगर एक शब्द में बोला ये सारी कहानी क्या है, द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ठीक है, तो हम लोग जितनी चीजें पढ़े किस बारे में पढ़ रहे हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होती है, मस्ट बी द प्रिंसिपल इंडीड द ओनली थिंग द फिजिशियन हैज टेक नोट ऑफ इन एवरी केस ऑफ डिजीज, जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है ये सबसे मेन है, प्रिंसिपल PAL वाला ये भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन है, इंडीड मतलब होता है वास्तव में, और वास्तव में ओनली थिंग सिर्फ यही जरूरी है, फिजिशियन हैज टू टेक नोट, एक फिजिशियन को देखना है एक पेशेंट के अंदर, इन एवरी केस ऑफ डिजीज, डिजीज के एक केस में, इन एवरी केस ऑफ डिजीज बोला है निमन सर ने, ना कि इन एवरी डिजीज बोला है, हर पर्सन अलग है, डिजीज है उसको, उसका एक अलग केस है, तो हर डिजीज का जो केस होगा उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ नोट करना है क्या, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, एक फिजिशियन को सिर्फ वही नोट करना है, क्योंकि वही प्रिंसिपल सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट, वही गाइड करेगा उसकी रेमेडी क्या होगी। ठीक है, एंड टू रिमूव बाय मीन ऑफ हिज आर्ट, और एक फिजिशियन अपने आर्ट के थ्रू क्या करेगा, उसे रिमूव करेगा। तो इतने दिन से हम यही बता रहे थे कि होम्योपैथी क्या है, एक साइंस है, जैसे नेचर में ग्रेविटेशनल एनर्जी हमेशा से थी, ठीक है, बट उसे न्यूटन सर ने समझा, तो उन्होंने बताया कि न्यूटनियन फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उन्होंने एक साइंस में कन्वर्ट किया, नेचर में हमेशा से ये सारी चीज़ें, तो उसको एक साइंस में कन्वर्ट किया, साइंस के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके कुछ अपने फार्मूले होते हैं, उस साइंस को बार बार प्रैक्टिस करना, ये किसका काम होता है, एक आर्टिस्ट का काम होता है, वो आर्ट है, हनुमान सर न्यूटन सर की आर्ट थी जो वो चीज़ ये चीज़ समझ सके। तो अब देखो, तो नेचर में हमेशा से क्योर था,
कि स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन, वीकर डायनेमिक अफेक्शन को हटा दीजिए, नेचर में हमेशा से था। बट हनीमैन सर ने उस नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को क्या किया, एक साइंस में कन्वर्ट किया। उस साइंस को क्या बोला हनीमैन सर ने, होम्योपैथी बोला, सिमिलिया सिमिलबस क्योर इंटर। और उस साइंस के कुछ सिद्धांत होंगे तो वो हमारे 7 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, जो जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं सेकंड एफरोजन में, इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। यही हमारे 7 कार्डिनल प्रिंसिपल है, यही हमारे सिद्धांत हैं। और इन सिद्धांत के बेसिस पे हम नेचर को क्या करें, प्रैक्टिस करें, बार बार उस आर्ट में निखारें। वो हम क्या है, आर्टिस्ट हैं। तो हम क्योर जो कर रहे हैं ना, हम आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो चीज़ हमेशा साइंस थी। तो हमारा जो जेम्स क्रॉस सर का जो 3rd वाला पार्ट है ना, इंसेप्शन, डिडक्शन क्या होता है, साइंस क्या होती है, एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी है। तो हमें हर एक केस ऑफ डिजीज में टोटलिटी ऑफ सिम्टम खोजना है और रिमूव करना है अपनी आर्ट के थ्रू, इन ऑर्डर दैट इट शैल बी क्योर्ड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू हेल्थ, ताकि क्या हो, एक हेल्दी कंडीशन को हम अचीव कर सकें। कैसे करेंगे, हम आर्ट के थ्रू करेंगे। आर्ट किस चीज़ की होती है, साइंस की होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड है जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है। हम इतनी बातें कर रहे हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। टोटलिटी ऑफ सिम्टम होते क्या है, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम एक ऐसे समझो कि एक होती क्वालिटी होना, एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है ज़्यादा होना, क्वालिटी मतलब अच्छी चीज़ होना। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा समझो एक ताले की 100 चाबियां हैं, ठीक है, 100 चाबी को एक एक लगा के हम खोलें, हमारे पास क्वांटिटी ऑफ चाबियां हैं, वहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन एक चाबी ऐसी हो, मास्टर की जिसको बोलते हैं, जिसको लगा के हम खोले तो वो हमारी एक क्वांटिटी है। ठीक है, वो उसकी एक क्वालिटी होगी, एक चाबी की उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी अलग चीज़ है। ठीक है, तो टोटलिटी ऑफ जो सिम्टम होती है ना, ये क्वांटिटी नहीं होती, सिम्टम की मात्रा नहीं होती, सिम्टम कितना अच्छा है उसकी बात चलती है हमेशा। जैसे प्रोजेक्ट 153 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, PQRS सिम्टम, SSUP सिम्टम, सिंगुलर, अनयूजुअल, ठीक है, स्पेसिफिक, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जिसे हम लोग बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअलिटी को बनाते हैं, वो एक टोटलिटी ऑफ पिक्चर को बनाते हैं। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है, एक ये क्वांटिटी ऑफ सिम्टम होता है जो कि एक इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम कभी भी क्वांटिटी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगी, ये क्वालिटी होगी। सिम्टम की वो क्वालिटी होगी जो इंडिविजुअलिटी को बताए, जो रिप्रेजेंट करे पेशेंट को डिजीज क्या है, उसकी दवा क्या है। उम्मीद करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम समझ में आया होगा। तो 7th एफोरिज्म में क्या क्या है, कॉजा कैज नैलिस क्या होता है, इंडिस्पोजिशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हम लोगों से MCQ में भी पूछा जाता है कि जो एग्जाम्पल है, जैसे 4 एग्जाम्पल दे दिया, उसमें पूछा कि इसमें इंडिस्पोजिशन कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होती है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम में क्वांटिटी नहीं होती, क्वालिटी ऑफ द सिम्टम है, क्वालिटी होती है सिम्टम। और वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम कहाँ से बनाते हैं, सबसे बेस्ट कैसे बनता है, हमारा 153 एफोरिज्म जो है, SSUP सिम्टम, PQRS सिम्टम जो होता है वो टोटलिटी ऑफ पिक्चर बनाता है, ये हनीमैन सर बताते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का 7th एफोरिज्म का जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम, इसका जो फुटनोट है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो 2 टर्म होते हैं, एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक होता है सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो दोनों को अलग अलग समझते हैं ताकि समझ में आए। तो ऐसे समझते हैं कि जैसे एक पेशेंट है, एक पर्सन बीमार है, उसके अंदर 5-10 सिम्टम है। मान लो कोई बीमार होगा, उसे उल्टी भी आ रही हो, उससे बुखार भी है, ठीक है, और उससे डायरिया भी हो रहा है, मान लो ये तीनों चीज़ें हैं। तो अगर हम उल्टी के लिए अलग दवा दें, फीवर के लिए अलग दवा दें और डायरिया के लिए अलग दवा दें, तो हम यहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हर सिम्टम के लिए अलग अलग दवा देना कैसा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इसके अंदर कभी भी क्योर नहीं हो सकता सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में। ये हमेशा कौन करता है, ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर करते हैं, एलोपैथ करते हैं। जबकि जो सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जो कि होम्योपैथी में होता है,
इसके अंदर हम होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। पेशेंट का सिर्फ फीवर नहीं देखेंगे, फीवर कैसे आया, क्यों आया, फीवर के साथ में क्या हो रहा है, फीवर के पहले कैसे पेशेंट को फील हो रहा है, वॉमिट कब हो रही है, उसकी हम टोटलिटी बनाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं, PQRS सिम्टम खोजते हैं, इस पेशेंट की इंडिविजुअलिटी बनाते हैं, पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेकर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो हमारा होम्योपैथी मतलब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो सेवेंथ एफोरिज्म का ये जो सेकंड फुटनोट है किसके बारे में है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें देखो वर्ड दिया है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बीच में, ऊपर से तीसरे चौथी लाइन में है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है। एक ऐसा एग्जाम्पल हनीमैन सर दे, एक आदमी है, उस आदमी का अगर सिर्फ एक पार्ट पकड़ के दबा दो, अगर किसी डिजीज किसी को बीमारी है उसका हम हर एक सिम्टम को दे रहे हैं, मतलब हम ऐसा काम कर रहे हैं किसी आदमी का हाथ के लिए किसी एक बॉडी के एक पार्ट को पकड़ रहे हैं, उसके पैर को पकड़ रहे हैं, उसके हाथ को पकड़ रहे हैं। जैसे हम लोग कॉमनली कहावत नहीं सुनते कि हाथी का सूंड, किसी ने 10 लोगों से कह दिया एक हाथी को एक जानवर को पकड़ो, किसी ने उसका सूंड पकड़ा, किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने उसका दांत पकड़ा, फिर सबने बताया अपने अपने तरीके से कि इसको ये है ये है ये है, बट क्या किसी कोई बता पाता है कि हाथी का ही ये पार्ट है। तो होम्योपैथी जो है जिसके अंदर सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, हम उससे एज ए होल लेते हैं और पेशेंट के अंदर रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होता है। जबकि तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, हर सिम्टम के लिए अलग दवा देना, ये ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर करते थे, एलोपैथ करते हैं। इसके अंदर हमेशा पैलिएशन होगा, ठीक है, या फिर सप्रेशन होगा। तो पढ़ते हैं फुटनोट। इन ऑल टाइम द ओल्ड स्कूल फिजिशियन नॉट नोइंग हाउ एल्स टू गिव रिलीफ have sought to combat and if possible to suppress by medicine in all time। इतने लंबे समय से एक जो ओल्ड स्कूल फिजिशियन होते हैं, जो एलोपैथ फिजिशियन हैं, नॉट नोइंग नहीं जानते, हाउ एल्स टू गिव रिलीफ पेशेंट को कैसे रिलीफ देना है, उसे आराम देना है, हैव सॉट बट वो कोशिश करते हैं, टू कॉम्बैट लड़ने की, कॉम्बैट मतलब होता है लड़ाई करना, मतलब वो दिखावा करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, एंड इफ पॉसिबल अगर पॉसिबल हुआ तो सप्रेस बाय मेडिसिन, मेडिसिन से सप्रेस कर देते हैं। क्या, हियर एंड देयर ए सिंगल सिम्टम फ्रॉम एमंग ए नंबर इन डिजीज, एक डिजीज के अंदर फ्रॉम एमंग ए नंबर, जिसके अंदर एमंग ए नंबर बहुत सारे सिम्टम थे, उसमें किसी एक सिंगल सिम्टम को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। कामा हैज जस्टली एक्साइट यूनिवर्सल कंटेम्प्ट, ये एक ऐसी चीज है जिसे यूनिवर्सली क्या है, कंटेम्प्ट करना है, रोकना है, बंद होने वाली चीज है, इसे नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये नहीं करने योग्य है। कॉमा बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इट, ठीक है, इट लिखा है, वो इट किसके लिए है, इसके लिए है कि सिंगल सिम्टम के बेसिस पे एमंग द नंबर ऑफ सिम्टम, नंबर ऑफ सिम्टम में किसी एक सिम्टम के बेसिस पे दवा करना, उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इट नॉट ओनली वॉज नथिंग गेन, इसके अंदर कुछ भी गेन नहीं होता, हमें कोई फायदा नहीं होगा, बट मच हार्म वॉज इन्फ्लिक्टेड, बट हम पेशेंट को हार्म ज़्यादा करेंगे, उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। फुल स्टॉप। ए सिंगल वन ऑफ सिम्टम प्रेजेंट नो मोर द डिजीज इटसेल्फ देन ए सिंगल फुट इन मैन हिमसेल्फ। एक सिंगल वन ऑफ द सिम्टम, जो किसी डिजीज में एक सिम्टम के बेसिस पे जो हम दवा दे रहे थे, तो वो जो सिम्टम में एक सिंगल वन है वो प्रेजेंट करता है, नो मोर द डिजीज इटसेल्फ, वो डिजीज नहीं बताता, वो ऐसा है जैसे एक आदमी के अंदर एक सिंगल फुट को हम पकड़े। फुल इट ऑफ। दिस प्रोसीजर वाज सो मच द मोर रिप्रेहेंसिबल, ये एक ऐसा तरीका है, ये जो प्रोसीजर है वो रिप्रेहेंसिबल मतलब करने योग्य, मतलब ये करने योग्य नहीं है। दैट सच ए सिंगल सिम्टम वाज ओनली ट्रीटेड बाय एंटागोनिस्टिक रेमेडी, क्योंकि अगर हम सिंगल सिम्टम के बेसिस पे ट्रीटमेंट करेंगे तो वो कैसा होगा, एंटागोनिस्टिक रेमेडी होगी। एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का क्या मतलब हो, जो एग्जैक्ट अपोजिट हो। अगर किसी को वॉमिट हो रही है तो ऐसी दवा दो जो वॉमिट ना कराए, किसी को पसीना ज़्यादा हो तो ऐसी दवा दो जो पसीना ना कराए, पसीने को रोक दे, चेक कर दे, एकदम अपोजिट एक दूसरे के, वो क्या होगा, एंटागोनिस्टिक रेमेडी होती है। फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, देयरफॉर ओनली इन एन एनेशियोपैथिक एंड पैलिएटिव मैनर, एनेशियोपैथी
एंड पैलिएटिव। तो हम लोग एफोरिज्म जब 23 का फुटनोट एंड एफोरिज्म 24 पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे एलोपैथी क्या होती है, इनेंशियोपैथी क्या होती है, एंटीपैथी क्या होती है, पैलिएटिव क्या होता है। तो ब्रैकेट बंद। वेयर बाई आफ्टर ए स्लाइट एलिविएशन, एलिविएशन मतलब होता है राहत होना, जैसे कोई बीमार हो जाए उसको जब हेल्थी स्टेट में धीरे धीरे उससे आराम मिलना शुरू होता है, उससे क्या कहते हैं, एलिविएशन। ठीक है, तो आफ्टर ए स्लाइट एलिविएशन, ये जो सिंगल सिम्टम के बेसिस पे हम दवा दे रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। आफ्टर ए सिंगल स्लाइट एलिविएशन, थोड़ी बहुत राहत के बाद क्या होगा, इट वॉज सब्सिक्वेंटली ओनली रेंडर्ड ऑल द वर्स। सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो क्या होगा, ओनली रेंडर्ड ऑल द वर्स, पेशेंट और वर्स कंडीशन में चला जाएगा। तो 7th एफोरिज्म में हमने पढ़ा क्या, कॉजा अकेजनैलिस क्या होता है, इंडिस्पोजिशन क्या होता है, ये एफोरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होता है, अगर कॉजा अकेजनैलिस मैनिफेस्ट ना हो रहा, हमें ना दिख रहा हो, उसे रिमूव ना करना हो, तो जो पेशेंट के अंदर डिजीज बनेगी वो मियाज्म की वजह से होगी। उसके अंदर हमें एसेसरी सर्कमस्टांसेस ध्यान देना है, हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम खोजना है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम खोजना मतलब PQRS सिम्टम खोजना है, तो हम लोग उसको कहाँ पढ़ेंगे, आगे 153 एफोरिज्म पढ़ेंगे। अगर ये सारी चीजें हैं तो यहीं पे हनीमैन सर बता देते हैं सिम्टोमेटिक एंड सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पैलिएटिव होता है, इनेंशियोपैथी होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। एफोरिज्म 23 का फुटनोट पढ़ेंगे, 24 पढ़ेंगे और 56 एफोरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, और होम्योपैथी क्या है, ये तो हम लोग पूरी ऑर्गेनोमेटिक है, पढ़ते हैं अच्छे से। सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर हम लोग हेल्थ पढ़ेंगे तो एफोरिज्म 9 और 10 को पढ़ेंगे। और क्या हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा कि अगर मेंटेनिंग कॉज है तो वो हमारा क्या कैसे डिजीज बनाएगा, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज बनाएगा या फिर सूडो क्रॉनिक डिजीज बनाएगा। तो वो रियल में डिजीज है, वो मियाज्मेटिक डिजीज नहीं है हमारी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग 7th एफोरिज्म में पढ़ते हैं। तो एफोरिज्म 5 बहुत, 3rd एफोरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th एफोरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th एफोरिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लेक्चर को बार बार करने वाला, समझने वाला है, कितनी सारी चीजें हैं। इंसेप्शन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है। हो सकता है अभी हमारे जो लेक्चर जो पहली बार पढ़ा रहा फर्स्ट ईयर में, सेकंड, उसे लगे कि उसे समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर इसी में लगे रहे, जब पूरे एफोरिज्म पढ़ेंगे, जब किसी ने 291 तक कंप्लीट कर लिया अच्छे से मेहनत करके, 3-4 महीने का काम है ये सिर्फ, तो उसे समझ में आएगा ऑर्गेनिन की इम्पॉर्टेंट क्या है, कितनी इम्पॉर्टेंस है ऑर्गेनिन की हम लोगों में। तभी तो हम लोग जब उसका पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, तो उसमें कहते नहीं है कि अगर मेटेरिया मेटका हमारा क्या है, घोड़ा है, तो उसकी लगाम हमारी कौन सी है, ऑर्गेनन है। तो ऑर्गेनन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,